हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल। तो आज हम बस लास्ट 2 टॉपिक्स करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो मैक्सिमम 3 वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी विल प्रोसीड विद बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड मैंने इंस्टाग्राम पेज पे लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर नोट्स अपलोड कर दिए, सो यू कैन काइंडली चेक दैट इफ़ यू डिडंट फॉलो इट येट. So go to the description box where I have put the link, click on it, and then you will get the link of the notes in my bio of the Instagram page. So जो हम आज करेंगे वो है नेचर और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारा फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज परवेजिव. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, परवेजिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि ये हर जगह एप्लीकेबल होगा. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वही परवेजिव है कि ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई भी हो. Principles of management apply to all types of organization at all levels and at all times. हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में लाइक आप अप्लाई होगा ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो. ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो, सारी जगह प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे. एंड एट ऑल टाइम्स, हर जगह. ये नहीं कि आज मंडे है तो आज अप्लाई नहीं करेंगे, आज ट्यूसडे तो चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता. बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्रॉफिट के लिए काम करती हो, या नॉन बिजनेस हो यानी कि एनपीओ जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं. स्मॉल एज वेल एज लार्ज, छोटी हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनीज, hospitals, schools, everywhere. Only the degree of specialization vary from organization to organization. तो वो यही कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है. गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई होता है, प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई होता है, हॉस्पिटल में अप्लाई होता है, स्कूल्स में अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है. ये भी नहीं देखा जाता कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है, बड़ी है, या प्राइवेट सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर की, कुछ नहीं देखा जाता है ना. तो डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह अप्लाई होता है. ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. बस जो स्पेशलाइजेशन होता है वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का भले ही सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेम अप्लाई करती है, बट उनके काम तो अलग अलग है. ऑब्वियसली फिर उनकी स्पेशलाइजेशन भी अलग अलग होगी. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं. एक है हमारा इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर. ठीक है, वो क्या करता है, बिजनेस न्यूज लेकर आता है, एचआर न्यूज लेकर आता है, फाइनेंस न्यूज लेकर आता है. तो वो सारी बिजनेस रिलेटेड न्यूज लेकर आता है मोस्टली. तो उसकी रिसर्च एरिया क्या होगा, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब. वेराज आप हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, उसके पास कौन सी न्यूज आती है, वो तो हर पॉलिटिकल तरीके, मतलब हर पॉलिटिकल न्यूज को भी लेकर आता है, सोशल न्यूज को भी लेकर आता है, इकोनॉमिक न्यूज को भी लेकर आता है. वो हर तरह की न्यूज पे रिसर्च करता है. तो उनकी डोमेन अलग अलग हो गई. इकोनॉमिक टाइम्स का स्पेशल फोकस है सिर्फ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पे रिलेट करने का या रिसर्च करने का. बट टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या है, हर तरह की न्यूज इकट्ठा, चाहे नेगेटिव करो या पॉजिटिव न्यूज हो, कैसी भी हो, पॉलिटिक्स हो, वो हर तरह की न्यूज को पे रिसर्च करता है. तो उनकी डोमेन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली अगर वो डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो उनका स्पेशलाइजेशन भी अलग अलग होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम डिवाइड करेंगे वर्क में, तो हो सकता है एक बंदे पे सारी पॉलिटिकल न्यूज का काम आए, एक पे सारी सोशल न्यूज, एक पे सारी इकोनॉमिकल न्यूज, है ना. लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो वो भी सेक्टर आ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में इकोनॉमिक्स तो है ही, तो वो इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे. जैसे आप पढ़ते भी हो, तुम जीडीपी पे ध्यान रखना, तुम डिमांड और सप्लाई पे ध्यान रखना, तुम प्राइसेस पे ध्यान रखना. ठीक है, तो ऐसे तुम इंटरनेशनल ट्रेड पे ध्यान रखना, तुम फॉरेन एक्सचेंज रेट पे ध्यान रखना, तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ध्यान रखना. तो ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का काम देखते देखते. और अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम अलग है, तो स्पेशलाइजेशन भी सबका अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइजेशन में वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड फीचर इज जनरल गाइडलाइंस. Management principles are guidelines to actions, but these principles do not provide ready-made straitjacket solution for any problem. This is because real business situations are very complex and dynamic.
For example, principle of stability of tenure insist on giving a stable time period to employees to settle down, but how much time period is to be given, 6 months, 1 year, etc. vary from company to company. अब वो ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो आपको सॉल्यूशन देने के लिए नहीं है हर एक प्रॉब्लम का, कि चलो इस प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, चलो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज जस्ट अ गाइडलाइन टू एक्शन। लाइक क्या होता है, आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आप सैंपल पेपर्स खरीद कर आते हो, कितने सालों के, लास्ट 10 ईयर्स के आप सैंपल पेपर्स खरीद के आते हो, उन्हें पढ़ लेते हो, उनके क्वेश्चन याद कर लेते हो, ठीक है। बट इसकी क्या गारंटी होती है कि पिछले 10 सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन बन के आया, कुछ नया क्वेश्चन बनकर आ ही नहीं सकता? ऑब्वियसली नॉट। आप एक तरीके से उसे गाइडलाइन की तरह यूज कर रहे हो। So sample paper act as a guideline to action for board exam. ऐसे ही management principles are guidelines to action for complex business situation. Business situation इतनी complex होती है कि अकेले management principle उन्हें solve नहीं कर सकता. So वही, these principles do not provide ready-made straight-jacket solution for any problem. कोई भी straight solution नहीं देता principle of management कि सारे solution ready-made हैं, तुम अप्लाई करते जाना, प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, फिर मैनेजमेंट संभालने से सबसे इजी काम और कोई नहीं होता दुनिया में, अगर ऐसा होता तो। बट ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, मेहनत तो करनी पड़ती है। दिस इज बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है, लाइक जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसकी वजह से ये ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म कितने बढ़ गए, गूगल पे, पेटीएम सब आ गया और इनकी डिमांड भी बढ़ने लग गई। अब जैसे कि आप लोग, अब कोरोना आ गया, कोविड आ गया, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, तो इसकी वजह से जूम, टीम्स और गूगल मीट, हमें इन सब की वैल्यू पता लगने लग गई, इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब बताने के लिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे कोविड का और डिमोनेटाइजेशन का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकेले यूज नहीं हो सकते, हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इंसिस्ट ऑन गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉइज टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम पीरियड इज टू बी गिवन, 6 मंथ, 1 ईयर, वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो आपने अभी पढ़ा था हेनरी फयोल का प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आता है तो आपको उसे एक स्टेबल टाइम पीरियड देना होता है। ये नहीं कि अगर आज वो एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ तो तुम कल जाके उससे पूछो हाँ भाई कितना काम किया, ऐसा नहीं होता है, वो छोड़ के भाग जाएगा। इट विल लीड टू एम्प्लॉय टर्न ओवर। तो वो कहते हैं इंसिस्ट ऑन गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड। एक स्टेबल टाइम पीरियड तो दो, बट कितना स्टेबल टाइम पीरियड, ये थोड़ी कि 1 साल बाद तक भी नहीं आप पूछ रहे कि कितना प्रोग्रेस हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसे लाइक 3 महीने तो दो, मिनिमम तो यही होना चाहिए, 2 या 3 महीने, ताकि वो काम सीखे और उसके बाद काम करना शुरू करे। ये थोड़ी कि उसे एक दिन में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इवन 1 महीने में भी एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती ढंग से, तो उसे काम भी तो सीखना पड़ेगा। तो जितना टाइम पीरियड चाहिए होता है या कितना टाइम पीरियड रखना चाहिए, वो सब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, प्रॉपर स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं है। इस फीचर का मतलब यही है इन शॉर्ट। ओके, सो आई होप ये आपको अभी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम दो फीचर्स और डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एज द नेम सजेस्ट, आपको समझ आ गया होगा। The management principles are developed through after deep and thorough रिसर्च वर्क। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत रिसर्च वर्क करना होता है, उसके बाद ही तुम डेवलप कर सकते हो। लाइक आपके जो इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या रातों रात बन गए? ऑब्वियसली नॉट। आपने पहले, मतलब आप जो इकोनॉमिस्ट होंगे जिन्होंने उसे डिराइव किया, उन्होंने पहले बहुत रिसर्च करी होगी, उसके बाद देखा होगा कि हाँ ये हर एक बंदे पे अप्लाई कर रहा है, ये सिर्फ मेरे पे अप्लाई कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें देखनी होती है, फिर कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें, तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और फिर जाके एक लॉ बनता है। ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत थरो रिसर्च वर्क करना पड़ता है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। वही मैंने कहा, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट से मुझ पे ही सक्सेसफुल हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया पे हो ही नहीं रहा। लाइक ये चीज मेरे लिए रिलेटेबल है, बाकी चीज बाकी लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ, लाइक वो प्रिंसिपल कहाँ बनेगा जो दूसरों पे फॉलो ही नहीं होता। तो
For example, principle of division of work is not developed overnight, but principle was developed when it was observed that dividing of work result in improved performance, and then this was tried and tested in different organization when results were positive only then this principle was made. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छा लिख रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क है वो भी ओवरनाइट या रातों रात नहीं बना था, but principle was developed when it was observed that dividing of work result in improved performance। वो प्रिंसिपल तब डेवलप हुआ जब जिसने भी उस प्रिंसिपल को बनाया उसने ऑब्जर्व किया कि हम जब काम डिवाइड करते हैं तो उससे फटाफट काम होता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। और जब ये हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये टेस्ट करना शुरू किया, ट्राई करना शुरू किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक दूसरे लोगों से ही पूछा होगा कि तुम भी ऐसे करके देखो, क्या तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है, क्या सक्सेसफुल हो रही है ये चीज। तो जब ये मतलब ट्राई किया, टेस्ट हुआ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिजल्ट्स आए पॉजिटिव। ओनली देन दिस प्रिंसिपल वाज मेड। अब जब देखा कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहा है, इवन दो चार पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर सब पर ही हो रहा होगा टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए फिर रिजल्ट जब पॉजिटिव आया तो ये प्रिंसिपल बन गया। और इसलिए आज हमें सुनने में आता है कि डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत थरो रिसर्च के बाद बना है, ऑब्जर्वेशन के बाद बना है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद बना है। लास्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम आज करने वाले हैं, और इसके बाद तो वैसे तीन है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद इंपॉर्टेंस पे चलेंगे, वो एक में ही खत्म हो जाएगा। Flexible. They are flexible and can be modified by the manager when the situation so demands. Principles of management जो है वो fix नहीं है, they are very flexible. Like ये मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में, कि जो साइंस के लॉज होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, लाइक जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी है, या आप उसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहो, कुछ भी कहो। लाइक मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, आई डोंट नो कि वो प्रिंसिपल है या लॉ है, बट जो भी वो ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो फिक्स होता है, और वो यही कहता है ना कि ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे ही आती है, ये फिक्स होता है। ये नहीं कि आप जापान में जाओगे तो ऊपर फेंकी हुई चीज ऊपर ही रह जाएगी या नीचे आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हर जगह फिक्स होता है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें हम इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो साइंस है वो कभी चेंज नहीं होती, बट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होने लग जाती है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होने लग जाती है। लाइक अब जिस प्रोडक्ट की डिमांड पहले थी, हो सकता है वो इस प्रोडक्ट अब इस प्रोडक्ट की डिमांड अब ना हो, कुछ नया मार्केट में आ गया हो, और अब कुछ नया जब मार्केट में आ गया तो उसके लिए हमें अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और हो सकता है ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना बना पाए, तो हमें इस प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ेगा। For example, degree of centralization or decentralization will depend upon the situations and circumstances of each enterprise। हो सकता है कि अब जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आए प्रोडक्ट्स बनाने का वो बहुत बड़ा है, लाइक 20,000 मान लो, 10,000 बॉक्सेस मान लो, ठीक है, इतना आया। अब हो सकता है कि जब हम छोटे ऑर्डर्स बनाते थे तो ऑब्वियसली जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो हर चीज के लिए पूछने आती थी टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो ऑब्वियसली वो छोटा ऑर्डर था, फटाफट हो जाता था, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन आने में टाइम भी लग जाता था तो, क्योंकि फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट कवर कर लेती बना बना के। बट अब जब इतना बड़ा ऑर्डर है 10,000 और 20,000 बॉक्सेस का, और अब अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट हर चीज के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछने आएंगे, तो डू यू थिंक ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। हर चीज के लिए तुम वही स्केलर चेन फॉलो करो, हर एक अपने सुपीरियर को बोलो, फिर वो अपने सुपीरियर को, ऐसे कर करके बहुत टाइम लग जाता है, और फिर आप अपने ऑर्डर को अचीव नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि जब तक आप अपने ऑर्डर को मार्केट में भेजोगे अगला नए प्रोडक्ट की डिमांड होने लग जाए, और ये प्रोडक्ट फिर तुम्हारा बिके ही ना, तो ऑब्वियसली फिर वो वेस्टेज है। तो उस केस में यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छा दे रखा है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करती है। लाइक जब आपको सिर्फ 100 और 200 यूनिट्स ही बनानी होती थी, तो आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो कि हर एक चीज के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछेगी। बट जब आपको 10,000 टू 20,000 यूनिट्स बनानी है, वैसे ही ऑर्डर इतना बड़ा है विद इन अ फिक्स टाइम, एज्यूम कर रहे हैं कि हमें उस फिक्स टाइम में ही बनानी है हर चीज, जितना टाइम में 100 टू 200 यूनिट्स हम बनाते थे, लाइक मान लो 1 मंथ में, अब उतने 1 मंथ में ही हमें
10,000 to 20,000 यूनिट्स बनानी है तो ऑब्वियसली सेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं होगा जिसमें लोअर लेवल मैनेजर्स को हर चीज टॉप लेवल से पूछनी पड़ती है। इंस्टेड हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की, हम अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ी सी पावर हम अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को दे सके कि एटलीस्ट प्रोडक्ट बनाने में कौन से टूल्स यूज होने चाहिए और कौन सी मशीन आनी चाहिए, ऑब्वियसली वो इतना डिसाइड तो कर ही ले। ठीक है, हर चीज के लिए टॉप लेवल पे आओगे तो नहीं हो पाएगा ऑर्डर अचीव। तो वो यही कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन जो डिमांड करती है हमें उनके सामने झुकना पड़ता है और लाइक उन्हें चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं और हमें उनके साथ डील करना ही पड़ता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स तो वैसे मैंने अपलोड कर ही दिए हैं, ये जो लास्ट का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा इन माई लिंक ट्री ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। इफ यू डिडंट फॉलो इट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस lecture where I have put the link of the Instagram page. Or if you liked my lecture, please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon and especially share it with your friends who are in the 12th commerce. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.